मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। मेरे सामने डैनियल और एक डॉक्टर बैठे थे। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा और हांफते हुए कहा, अपार्टमेंट में एक किलर है, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, जल्दी जाइए, उसे पकड़िए। इतना कहते कहते मेरी सांसें तेज हो गईं। डैनियल ने तुरंत मेरे कंधों पर हाथ रखा और मुझे शांत करने की कोशिश की। रिया, अब सब ठीक है, डरो मत, सब खत्म हो चुका है। लेकिन मैं अभी भी डर से कांप रही थी। तभी डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, रिया, उस घटना को हुए आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं। आज तुम चौथी बार इलाज के लिए यहाँ आई हो। मैं कुछ पल तक उन्हें खाली नजरों से देखती रही। धीरे धीरे मुझे याद आने लगा, आज डैनियल मुझे इलाज के लिए ही यहाँ लाया था। डॉक्टर ने फाइल खोलते हुए कहा, रिया, तुमने जो बातें हमें बताई हैं, बार बार वही डरावनी यादें वापस आना, हर रात बुरे सपने देखना, कुछ जगहों पर जाते ही बहुत ज़्यादा डर लगना और कई बार खुद को हकीकत से अलग महसूस करना, ये सब एक गंभीर मानसिक सदमे के लक्षण हैं। दवाइयाँ तुम्हारी बेचैनी और नींद की परेशानी कम कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए हमें उस रात की सच्चाई तक पहुँचना होगा। तुम्हारे दिमाग ने उस रात की कुछ यादों को खुद ही छिपा दिया है ताकि तुम्हें और दर्द ना हो। इसीलिए हम बार बार हिप्नोसिस थेरेपी कर रहे हैं ताकि तुम धीरे धीरे उन यादों तक पहुंच सको। डॉक्टर ने लंबी सांस ली, लेकिन हमने कई बार कोशिश की, फिर भी हमें कोई खास नतीजा नहीं मिला। अगर यही चलता रहा तो तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह टूट भी सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई पुरानी तस्वीर चमकी। धीरे धीरे उस रात की कुछ बातें याद आने लगी। जिस लड़की पर हमला हुआ था, जो रस्सी से लटकी हुई मिली थी, वो कोई और नहीं, मैं खुद थी। और A402 में रहने वाली लड़की भी मैं ही थी। अगर सामने वाले B407 वाले फ्लैट की रहने वाली औरत मुझे उस हालत में ना देखती तो शायद मैं उस रात बच ही नहीं पाती। उसने तुरंत सोसाइटी वालों को फ़ोन किया था और सिक्योरिटी गार्ड जैक समय रहते पहुंच गया था। उसी ने मुझे रस्सी से नीचे उतारा था। पुलिस की रिपोर्ट में कहीं भी किसी सीरियल किलर का जिक्र नहीं था। सब लोग यही मानते थे कि मैं डिप्रेशन में थी और डैनियल के शहर से बाहर होने का फ़ायदा उठाकर मैंने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सपनों में जो कुछ भी होता था वो इतना असली क्यों लगता था? क्या वो सिर्फ सपना था या सच में उस रात कुछ और हुआ था? तभी डैनियल ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह बहुत नरम थी। रिया, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? मैंने डैनियल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही प्यार और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। डैनियल ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, शायद मेरी ही गलती थी। मैं अपने काम में इतना बिजी रहने लगा कि तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अगर मैं उस रात तुम्हारे साथ होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने धीरे से कहा, डैनियल, आज घर चलते हैं। मैं उस रात को अब और याद नहीं करना चाहती, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। डैनियल ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली। कुछ देर बाद हम दोनों घर वापस आ गए। घर पहुँचते ही उसने मुझसे कहा, रिया, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं तब तक खाना बना देता हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चला गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक मैं छत को देखती रही। तभी मेरी नज़र छत पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, जब तुम अंधेरे को घूरते हो तो अंधेरा भी तुम्हें देख रहा होता है। ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। मैं एकदम से बिस्तर से उठ बैठी। फिर मेरी नज़र छत के लैंप के पास गई। वहीं एक बहुत छोटा सा छेद बना हुआ था। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो शायद उसे कभी दिखाई भी ना दे, लेकिन मैं समझ चुकी थी, वो एक छिपा हुआ कैमरा था। मैं बिना देर किए ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले ड्रॉर तक गई।
वहां से मैंने दूसरा मोबाइल निकाला। ये वही फोन था जिसके बारे में डैनियल को कभी पता ही नहीं चला। मैंने फोन ऑन किया, उसमें पहले से सेव एक वीडियो खोला। वीडियो शुरू होते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था डैनियल अपनी कार तेजी से घर की तरफ आ रहा था, लेकिन वो मुझे बचाने नहीं बल्कि मुझे मारने आया था। मेरी सांसें तेज हो गईं। हाँ, मैं मानसिक बीमारी से जरूर जूझ रही थी। मेरी यादें अक्सर बिखर जाती थीं, कई बातें मैं भूल जाती थी। इसी डर की वजह से जब मैंने ये घर बनवाया था तब मैंने पूरे घर में छोटे छोटे कैमरे लगवा दिए थे, हर कमरे में, हर कोने में, ताकि अगर मैं कभी कुछ भूल जाऊं तो वीडियो देखकर सब याद कर सकूं। ये घर मेरे माता पिता की छोड़ी हुई दौलत से खरीदा गया था। घर की पूरी डिजाइन, पूरी मरम्मत और हर छोटा बड़ा फैसला मैंने खुद किया था। डैनियल ने कभी इसमें दखल नहीं दिया, इसीलिए उसे इन कैमरों के बारे में कभी पता नहीं चला। लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं खुद ही कैमरों के बारे में ना भूल जाऊं। इसीलिए जिस दिन मैं पहली बार इस घर में रहने आई, मैंने कैमरे की तरफ देखा और वही लाइन छत पर लिखती थी, जब तुम अंधेरे को घूरते हो तो अंधेरा भी तुम्हें देख रहा होता है। ये लाइन मेरे लिए एक याद दिलाने वाला इशारा थी कि इस घर में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कांपते हाथों से वीडियो आगे बढ़ाया और रसोई का कैमरा खोल दिया। अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में डैनियल रसोई में खड़ा था। उसने डॉक्टर की दी हुई मेरी सारी दवाइयां उठाईं और बिना एक पल सोचे उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने जेब से बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली दूसरी गोलियां निकालीं। उसने उन्हें बारीक पीसा और मेरे सूप में मिला दिया। ये देखकर मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। तभी मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। शादी से पहले हम दोनों एक मंदिर गए थे। वहां हमने अपनी किस्मत की पर्ची निकाली थी। मेरे हिस्से में बहुत बुरा भविष्य लिखा था। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खून खराबा होगा। डैनियल ने बिना कुछ सोचे अपनी अच्छी किस्मत वाली पर्ची मुझे दे दी। फिर मुस्कुराकर बोला था, रिया, आज से तुम्हारा हर दर्द मेरा होगा। उस समय मुझे लगा था मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। लेकिन इंसान का दिल बदलते देर नहीं लगती। शादी के कुछ महीनों बाद डैनियल का बार बार बाहर जाना मुझे अजीब लगने लगा। पहले उसने कहा काम बहुत बढ़ गया है, फिर कहा कि अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता है। लेकिन एक दिन मुझे सच्चाई पता चल ही गई। उसने हमारी बिल्डिंग के ठीक सामने B407 में एक और फ्लैट खरीद लिया था। वहीं उसने एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को रख रखा था। जब भी वो मुझसे कहता कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, असल में वो सामने वाले फ्लैट में उसी लड़की के पास जाता था। मैं सब जान चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि डैनियल मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगा है। मैं हर रात अपनी बालकनी में खड़ी होकर उस लड़की को देखती रहती। वो कैसे चलती है, कैसे हंसती है, कैसे बात करती है। मैं उसकी हर छोटी बड़ी आदत सीखने लगी। मुझे लगता था अगर मैं भी बिल्कुल उसकी जैसी बन जाऊं तो शायद डैनियल फिर से मुझसे प्यार करने लगेगा। इसी उम्मीद में मैं रोज उसे छिपकर देखती रहती। उसी समय बाहर से डैनियल की आवाज आई, रिया, खाना तैयार है। मैंने जल्दी से दूसरा मोबाइल छिपा दिया और बाहर चली गई। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, मैंने सबसे पहले जाकर खिड़की का पर्दा बंद कर दिया। डैनियल रसोई से खाना लेकर बाहर आया। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मेरे सामने मकई और मटन सूप का एक बड़ा कटोरा रख दिया। मैं भी मुस्कुरा दी। फिर अचानक उठकर उसके गले लग गई। डैनियल शायद मेरी हरकत से हैरान था, लेकिन उसने भी मुझे गले लगा लिया। वो धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास आया, जैसे मुझे किस करने वाला हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया। उसने तुरंत अपनी गर्दन पकड़ ली। अब उसकी नज़र मेरे हाथ पर गई। मेरे हाथ में एक इंजेक्शन था। मैं पूरी शांति से उसके गले में दवा का आखिरी हिस्सा भी इंजेक्ट कर रही थी।
डैनियल की आंखें डर से फैल गईं। वो मुझे अविश्वास से देखता रहा। मैंने उसके सामने मासूम सी मुस्कान दी, फिर धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये जहर नहीं है, सिर्फ बेहोश करने की दवा है। तुम तो इस दवा को अच्छी तरह जानते हो। आखिर कई महीनों से यही दवा मुझे देकर बेहोश करते रहे हो और उसके बाद सामने वाले फ्लैट में अपनी प्रेमिका से मिलने चले जाते थे। पहली बार ये इंजेक्शन लग रहा है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? इतना कहकर मैंने इंजेक्शन फिर से उसकी गर्दन में चुभो दिया। अब उसका पूरा शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। वो कुर्सी पर बैठा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। डैनियल पूरी तरह कुर्सी पर जकड़ चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर शांत आवाज में बोली, डैनियल, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर रखा है। अगर 1 घंटे के अंदर मैं वापस घर नहीं लौटी तो मेरे दूसरे फोन में सेव सारे वीडियो अपने आप सिक्योरिटी गार्ड जैक के पास पहुंच जाएंगे। उन वीडियो में साफ दिखाई देता है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की थी। अगर मैं वापस नहीं आई तो पुलिस तक सबूत पहुंचने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही डैनियल की सांसें तेज हो गईं। उसने पूरी ताकत लगाकर कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी की दवा अपना असर दिखा चुकी थी। उसकी उंगलियां तक ठीक से नहीं हिल रही थीं। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा, फिर मेज पर रखा वही सूप उठाया जिसमें उसने मेरे लिए नींद की दवा मिलाई थी। मैं वो सूप अपने साथ लेकर बाहर निकल गई। कुछ ही मिनटों बाद मैं सामने वाली बिल्डिंग के B407 फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। यही वो फ्लैट था जहां डैनियल हर बार मुझसे झूठ बोलकर आता था। मैंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से डोरबेल दबा दी। घर के अंदर से कदमों की आवाज आने लगी। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पल बाद दरवाजे का लॉक खुला और मेरे सामने डैनियल की प्रेमिका खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही हैरानी से आंखें बड़ी कर लीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसके दरवाजे पर मैं आने वाली हूं। वो लड़की कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप रिया है ना? मैंने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? वो शायद सोच रही थी कि मैं यहां झगड़ा करने आई हूं, लेकिन मेरे शांत चेहरे ने उसे बिल्कुल भी सतर्क नहीं किया। उसने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा खोल दिया। आइए। मैं धीरे धीरे उसके फ्लैट के अंदर चली गई। घर वैसा ही था जैसा मैं महीनों से अपनी बालकनी से देखती आ रही थी। सोफा, डाइनिंग टेबल, दीवारों की सजावट, सब कुछ पहचान में आ रहा था। वो लड़की मेरे सामने बैठ गई, फिर थोड़ी झिझकते हुए बोली, आप अचानक यहां? मैंने हाथ में पकड़ा हुआ सूप उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं रास्ते में थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। ये सूप मैंने खुद बनाया है, चख कर बताना कैसा बना है। लड़की ने बिना किसी शक के कटोरा ले लिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी सूप में नींद की दवा मिली हुई है। वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सूप पीने लगी। मैं पूरे समय उसके चेहरे को देखती रही। कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे अचानक बहुत नींद आ रही है। मैंने शांत आवाज में कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। अगले ही पल वो सोफे पर गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। मैं धीरे धीरे उसके पास गई।
उसकी सांसें चल रही थीं। वो सिर्फ गहरी बेहोशी में थी। मैंने पूरे फ्लैट में नज़र दौड़ाई। यहीं डैनियल मेरे साथ धोखा करता था। यहीं वो हर बार मेरे भरोसे का मजाक उड़ाता था। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी सी फोटो पर पड़ी। उस फोटो में डैनियल और वही लड़की एक दूसरे के गले लगे मुस्कुरा रहे थे। दोनों बिल्कुल किसी शादीशुदा जोड़े की तरह खुश दिखाई दे रहे थे। वो तस्वीर देखकर मेरे अंदर का आखिरी भरोसा भी टूट गया। अब मुझे यकीन हो चुका था, जिस आदमी के लिए मैं हर रात खुद को बदलने की कोशिश करती रही, वो बहुत पहले ही मुझे छोड़ चुका था। मैंने धीरे से वो फोटो दीवार से उतारी। कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसे वापस वहीं रख दिया। अब गुस्से से ज्यादा मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर डैनियल मुझे मारना क्यों चाहता था? मैंने पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अलमारी, दराज, बेड के नीचे, मैं हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। तभी बेडसाइड टेबल की सबसे नीचे वाली दराज पर मेरी नजर पड़ी। उस पर छोटा सा ताला लगा था। मैंने कमरे में रखी हेयरपिन उठाई और कुछ ही कोशिशों के बाद ताला खुल गया। दराज खुलते ही मेरी सांस जैसे रुक गई। अंदर दर्जनों फोटो रखी थीं। हर फोटो में मैं थी। कुछ तस्वीरें मेरी बालकनी की थीं, कुछ ऑफिस के बाहर की, कुछ सुपरमार्केट की, और कुछ ऐसी थीं जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि कोई कई महीनों से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने कांपते हाथों से बाकी सामान निकालना शुरू किया। फोटो के नीचे एक मोटी डायरी रखी थी। मैंने पहला पन्ना खोला। उसमें डैनियल की लिखावट थी। रिया की याददाश्त पहले से कमजोर होती जा रही है। अब वो छोटी छोटी बातें भी भूलने लगी है। मैंने अगला पन्ना पलटा। दवाइयां अपना असर दिखा रही हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो कुछ महीनों बाद उसे अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं रहेगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैं जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर मेरी जिंदगी लिखी हुई थी। मैं कब घर से निकली, किससे मिली, कब रोई, कब हंसी, सब कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि किसी का प्रयोग थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, जब सही समय आएगा रिया खुद ही सबकी नजरों में पागल साबित हो जाएगी और उसकी मौत आत्महत्या मानी जाएगी। ये पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे समझ आ चुका था, ये सब कोई हादसा नहीं था। ये महीनों से रची गई एक सोची समझी साजिश थी और मैं शुरू से ही उस साजिश का सबसे बड़ा शिकार थी। मैंने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। अब सारी बातें धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। मेरी याददाश्त का कमज़ोर होना, बार बार बुरे सपने आना, हर चीज़ पर शक होना, ये सब सिर्फ मेरी बीमारी की वजह से नहीं था। डैनियल कई महीनों से मुझे ऐसी दवाइयाँ दे रहा था जो मेरे दिमाग को धीरे धीरे बर्बाद कर रही थीं। वो चाहता था कि एक दिन मैं खुद अपनी बातों पर यकीन करना छोड़ दूं, ताकि अगर वो मुझे मार भी दे तो दुनिया यही समझे कि मैंने खुद अपनी जान ली है। मैंने डायरी अपने बैग में रख ली, फिर पूरे कमरे की कुछ तस्वीरें अपनी दूसरे मोबाइल से खींच लीं। अब मेरे पास सिर्फ शक नहीं बल्कि सबूत भी थे। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगी, अचानक मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। आवाज़ धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट बंद कर दी और दरवाजे के पीछे छिप गई। कुछ सेकंड तक पूरा घर बिल्कुल शांत रहा।
फिर मुख्य दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। क्लिक। दरवाजा खुल गया। किसी के अंदर आने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सांस रोक ली। अगर इस समय आने वाला इंसान डैनियल था तो इसका मतलब था उसे किसी तरह पता चल चुका था कि मैं यहाँ हूँ। उसके कदम धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ मेरी धड़कन और तेज होती जा रही थी। मैंने अपने हाथ में रखा मोबाइल कसकर पकड़ लिया। अब या तो मैं बचकर निकलने वाली थी या फिर आज इस फ्लैट में सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला था।